दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड। दोस्तों इसमें हम कुल 63 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ ही जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास खंड। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन है आपके चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार और पशुपालन। तो सही उत्तर है जो प्राचीन पाषाण युग हैं इसके निवासी शिकार करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो सही उत्तर है दोस्तों लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और आप जानते हैं कि लोथल में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं जहां पर नौकाएं उतारी जाती थीं और ये भी पता चला है कि लोथल से व्यापार भी होता था। वहाँ से अग्निकुंड के अवशेष, मनके बनाने का कारखाना, 3 युगल समाधान, नाव के साक्ष्य, तांबे की मुहर, हाथी दांत का पैमाना भी मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो देखिए, क है गार्डन, विदेशी आक्रमण, RL स्टेइन जलवायुगत परिवर्तन, डेलेस भौगोलिक घटनाक्रम और उसके अलावा VN मिश्र का जो है भूगर्भस्थलीय परिवर्तन। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंधु घाटी पतन के लिए जो विद्वानों ने तरह तरह की मान्यताएं रखी हैं या मत रखे हैं उनमें सभी जो ये हैं सभी कथन सही हैं। देखिए, गार्डन चाइल्ड मार्टिनर व्हीलर ने बाह्य आक्रमण को माना, RL स्टेइन और AN घोष ने जलवायुगत परिवर्तन, डेलेस ने भौगोलिक घटनाक्रम और VN मिश्र ने भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। अगला प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों जातक। इन्हें जातक ग्रंथ कहा जाता है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराने की पहल की थी? तो दारा सिकोह। दारा सिकोह जो था, दारा या दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था। उसने अथर्ववेद और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और 52 उपनिषदों का इसने सिर अकबर यानी महान रहस्य नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनमें नाम क्या क्या था? ग्रीक राजाओं द्वारा जो राजदूत अपने भेजे गए थे उनमें मेगास्थनीज था, डाइमेकस था और जो तीसरा राजदूत था उसका क्या नाम था? तो देखिए, ऑप्शन है आपके सेल्यूकस, टालमी, पेट्रोक्लियस और डायोनीसियस। तो सही उत्तर है दोस्तों डायोनीसियस जो तीसरा राजदूत था उसका नाम था। मेगास्थनीज जो है यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये 14 साल तक रहा था और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आप जानते हैं इंडिका थी। डाइमेकस जो था वो सीरिया नरेश एंटियोकस का दूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था और डायोनीसियस जो मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था और ये सम्राट अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सीधा सीधा आसान सा प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो सही उत्तर है कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 900 ईसा पूर्व में,
800 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व 700 में और ईसा पूर्व 600 में। तो दोस्तों महाजनपद की जो स्थापना है ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मानी जाती है। भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना जो है ये 606वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसका वर्णन जो है आप बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने अपने को देवताओं को प्रिय कहलवाया? कौन सा शासक अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो सही उत्तर है अशोक। अशोक का नाम दोस्तों देवनामप्रिय और प्रियदर्शी अशोक प्रियदर्शी आता है और अशोक के बाद के शासक दशरथ ने भी देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर है अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाने वाला शासक अशोक था। अगला प्रश्न है, कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तमिलनाडु और बंगाल। तो सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु क्षेत्र था या अंचल था ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेखों से और अशोक के शिलालेखों से 5 प्रांत उसके अधीन थे। दक्षिणापथ इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, कलिंग, तोसली, प्राची या प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ये सभी शामिल थे, लेकिन तमिलनाडु जो था वो दक्षिण भारत का हिस्सा था, वो शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वो कौन सा था? तो देखिए सही उत्तर है दोस्तों तक्षशिला और उज्जैनी। दिव्यावदान एक ग्रंथ है, उसके अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह के दमन के लिए अशोक को भेजा गया था और अशोक अपने पिता के शासनकाल में ही तक्षशिला और अवंती का प्रांतीय शासक रह चुका था। तो सही उत्तर है तक्षशिला और उज्जैनी। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है दोस्तों। देखिए कुछ ऐतिहासिक स्तंभ और इमारतें हैं और उनको उनके स्थान से मिलान कराना है। देखिए यहाँ पे अशोक स्तंभ है, सांड वाली राजधानी, लोमर्स गुफा और छिद्र युक्त तरकूप। तो सही उत्तर कैसे आप मिलान कराएंगे? देखिए सही उत्तर का मिलान है अशोक स्तंभ जो है ये लौरिया नंदनगढ़ है, तो ए का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए सांड वाली राजधानी ये है रामपुरवा, बी का चौथा हो जाएगा। सी या ग जो है लोमर्स गुफा ये हो जाएगा बराबर हिल्स और छिद्र युक्त तरकूप ये जो है ये रोपर में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो दोस्तों सही उत्तर है विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव पर होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन और जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें से जो एक कारण है दोस्तों अयोग्य शासक, निर्बल शासक, इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना का अभाव, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं तथा करों की अधिकता। इसके अलावा जो प्रशासन था वो अति केंद्रित था, इस कारण से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश ये इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। और शुंग वंश का नाम इसलिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने और ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में कौन सा अंतिम ग्रीक शासक था? देखिए अजेस, गुंडोफर्नेस, हिप्पोट्रेटस और कनिष्क। तो दोस्तों सही उत्तर है उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक हिप्पोट्रेटस था। सही उत्तर है दोस्तों तक्षशिला के शासकों में हिप्पोट्रेटस का नाम प्रमुख है और इसका समय 20 ईसा पूर्व माना जाता है। तो देखिए अंत में हिप्पोट्रेटस जो था अंतिम ग्रीक शासक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है?
तो सही उत्तर है दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को शक, यवन और पल्लवों का संहारकर्ता माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो वैष्णव था, विष्णु का अनन्य भक्त था और उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि परम भागवत थी। तो परम भागवत भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वो नदी कौन सी थी? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना का सामना किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था और कन्नौज जो था हर्ष का शासक था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लवों को अपने किस देवता की संतान घोषित किया था? पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? तो सही उत्तर है विष्णु का। प्रयाग प्रशस्ति ने पल्लव शासकों का उल्लेख मिलता है और दोस्तों इस वंश ने अपने को विष्णु का संतान घोषित किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में जो 3 शक्तियां थीं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इनके आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर क्या था? तो त्रिगुट संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रमुख केंद्र जो था वो था कन्नौज। कन्नौज इसलिए क्योंकि तत्काल में कन्नौज जो था राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों का संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? ऑप्शन है आपके गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। तो सही उत्तर है दोस्तों गोपाल जो है ये वंशानुगत राजा नहीं है। शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल में फैली अराजकता से उबकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा बनाया था और इस सेना नायक ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? गंगै कोंड चोलपुरम उसका नाम रखा था। तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी बनाई थी जिसको कि गंगै कोंड चोलपुरम नाम रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन। तो दोस्तों सही उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, सिद्धनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के समुद्र तटी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेगास्थनीज दोस्तों एक राजदूत था जिसको कि एम्बेसडर कहा जाता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की है जिससे तत्कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया और एक राजवंश की स्थापना की। इसका नाम क्या था? तो सही उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है और ऐबक के समय में भारत की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, रजिया, बलबन और ऐबक। तो सही उत्तर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था इसके अपूर्ण कार्य को पूरा कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाना जाता है और कुतुब मीनार जो है प्रारंभिक इस्लाम कला का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? ऑप्शन है आपके 1221, 1222, 1223 और 1224। तो सही उत्तर है दोस्तों 1221 में मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे।
अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सही उत्तर है तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली स्थित पहाड़ियों पर करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी के सुल्तान थे, कहाँ के? तो दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, विजयनगर के जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो बहमनी राज्य के सुल्तान थे। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, जबकि बहमनी राज्य जो था उसकी स्थापना हसन गंगू ने किया था। और इन दोनों राज्यों के बीच कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब को लेकर काफ़ी विवाद रहा, क्योंकि ये जो कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब था बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए विजयनगर और बहमनी राज्य में परस्पर संघर्ष रहा। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। वो भूभाग कहाँ तक फैला हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, दिल्ली और आगरा तक जो था भारत का एक बड़ा भूभाग पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 द्वारा जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके पास दिल्ली और आगरा तक का बड़ा क्षेत्र उसके पास आ गया था। अगला प्रश्न है, कौन अकबर के नौरत्नों में शामिल नहीं था? ये प्रश्न देखिए दोहरा रहा है, बीरबल, रहीम, बैजू बावरा और टोडरमल। तो सही उत्तर है दोस्तों, बीरबल, रहीम और टोडरमल अकबर के नौरत्नों में हैं, लेकिन बैजू बावरा अकबर के नौरत्नों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वो कौन सा क्षेत्र था? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद तुर्की शासन के अंतर्गत दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। तो सही उत्तर है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय होने के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और पूर्वी राजस्थान पर जो है अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सही उत्तर है अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह द्वारा कराया गया था और ये भारत की सबसे विशाल मुस्लिम इमारत है अदीना मस्जिद। अगला प्रश्न है, तुझके बाबरी और मसनवी साहित्यिक कृतियाँ किसकी थी? तो तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, इसने स्वयं मुगल बादशाह बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था और मसनवी ये भी बाबर की कृति है। तो सही उत्तर है दोस्तों, तुझके बाबरी को एक इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन, उन्होंने कहा है कि तुझके बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। तो सही उत्तर है तुझके बाबरी और मसनवी ये बाबर की साहित्यिक कृतियां हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध है और फिर कन्नौज का युद्ध। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप याद कर लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके तुरंत बाद खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को इसमें हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, शेर शाह ने इसमें भी हुमायूं को परास्त किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार और दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, ये शामिल था। तो सही उत्तर है दोस्तों कबूलियात, पट्टा और सरदिस। तो इसमें सभी सही हैं। शेरशाह के समय किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, इसमें स्पष्ट होता था कि इस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है और किसान जो था वो कबूलियत पत्र के माध्यम से इनको स्वीकार करते थे। तो पट्टा, कबूलियत और सरदिस ये शेरशाह के शासनकाल में किसानों के अधिकार और दायित्व थे। अगला प्रश्न है, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को कहाँ युद्ध हुआ था? तो सही उत्तर है पानीपत में। 5 नवंबर 1556 को अकबर और अफगान सेनापति हेमू के बीच पानीपत में युद्ध हुआ था और इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। अफगान इसमें पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था।
जजिया कर जो था ये हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर था। 1564 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूरजहां पुत्री थी किसकी? तो सही उत्तर है नूरजहां मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिर्जा गियास खां की पुत्री थी नूरजहां। नूरजहां जो थी इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और मिर्जा गियास बेग नामक एक पारसी की पुत्री थी जो ईरान से नौकरी की चाह में भारत आया था। इसने मुगल शासकों के अधीन नौकरी की और जहांगीर के समय वह उत्कर्ष पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1674 में। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है 1674 में हुआ था और शिवाजी ने छत्रपति नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनवाई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो मुगल कालीन इतिहास में दोस्तों शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है, वहीं जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर है 1764 में। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनाओं के बीच मुर्शिदाबाद में प्लासी में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे और इस विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए पूर्ण स्वामित्व तो अंग्रेजों को 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर नामक युद्ध पर मीर कासिम को हराकर अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? तो सही उत्तर है बंगाल का नील विद्रोह। बंगाल का नील विद्रोह जो था ये कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है और ये जो था दोस्तों बंगाल में हुआ प्रथम आम विद्रोह है। ये 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न आसान है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके जीनत महल, बख्त खां, तात्या टोपे और नाना साहब। तो सही उत्तर है नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत की भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द क्या विकसित हुआ था? तो सही उत्तर है राम, कृष्ण, ब्रह्म और एक और दो दोनों। तो सही उत्तर है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की भक्ति के अंतर्गत राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द जो था भक्ति आंदोलन विकसित हुआ था। इसमें रामानुज जो थे वो राम भक्त थे, तुलसीदास रामानुज और सूरदास मीराबाई आदि कृष्ण भक्तों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने काकोरी कांड मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन है आपके अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था और चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की गिरफ्त से बच निकले थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप जानते हैं महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और राष्ट्रपिता उनको सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? तो बंगाल में जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा पर आधारित नील दर्पण नामक नाटक की रचना याद रखिएगा दीनबंधु मित्र ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय के महत्वपूर्ण नेता थे। ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसमें शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरी पार्टी का गठन 1884 में कोलकाता में किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के स्रष्टा कौन थे? तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी जिसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के स्रष्टा जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, कुछ घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। देखिए, चौरी चौरा कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह। तो सही उत्तर, जब आप सही उत्तर का चयन करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों मोपला विद्रोह पहले आएगा, उसके बाद चटगांव, उसके बाद आ जाएगा चौरी चौरा, फिर
शस्त्रागार लूट। देखिए इसमें जो क्रम है आपको सही कालक्रम का चुनाव करना है। तो सही कालक्रम में देखिए ये ऑप्शन 3 आ रहा है, मोपला विद्रोह, उसके बाद चौरी चौरा कांड, फिर आ रहा है चटगांव शस्त्र लूट। देखिए कालक्रम की दृष्टि से अगर जो मिलाना है तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड के बारे में जान ले, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 में केरल में, और 1930 में चटगांव शस्त्रागार लूट कांड हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो स्तंभ लेख हैं और किस शासक से संबंधित हैं। एहोल प्रस्तर लेख पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन प्रथम से, नासिक गुहा शिलालेख उसवदत्त से, और देखिए भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो इस मिलान से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 राजाओं का विख्यात युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो सही उत्तर है सुदास। सुदास 10 राजाओं के प्रसिद्ध युद्ध में विजयी हुआ था। दोस्तों भारत जन के राजा तो जो थे सुदास ने, इसने 10 रागियन युद्ध में 10 राजाओं के एक संघ को पराजित किया था, और ये युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंधार कला पर विशेष प्रभाव किसका था। ग्रीक कला का, रोमन कला का, चीनी कला का, और 1 और 2 दोनों का। तो गंधार कला दोस्तों कनिष्क के संरक्षण में बढ़ी, इस पर ग्रीक कला और रोमन कला दोनों का प्रभाव था, लेकिन इसका मूल तत्व कहा जाता है कि भारतीय है, और सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार मूर्तिकला शैली में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि कौन है। तो सही उत्तर है प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है, और हरिसेन ने इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में एक लेख लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये सिद्ध किया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और सुश्रुत। तो सही उत्तर है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ये पता लगाया था कि धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो सही उत्तर है गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। निजामुद्दीन औलिया क्या थे। तो आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे, और सूफी संत बाबा फरीद के प्रमुख सदस्यों में निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है, और निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में और किस नदी के किनारे हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था, और नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक और सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको कुछ गुरु हैं, सिख गुरु हैं, इनको कालक्रम की दृष्टि से आपको सही व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले गुरु देखिए तेग बहादुर, गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और हरकिशन हैं। तो सिखों के पहले गुरु नानक देव थे, 8वें गुरु हरकिशन थे, 9वें गुरु तेग बहादुर, और अंतिम गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। और बंदा बहादुर जो है बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने फांसी दिलवा दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, उसके बाद गोविंद सिंह, और जो है बंदा बहादुर, ये लास्ट में आते हैं। दोस्तों देखिए आपका गुरुओं का सही क्रम आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, रैदास किसके शिष्य थे।
तो सही उत्तर है रैदास जो थे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। और एक प्रश्न और पूछता है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था और इन्होंने जाति प्रथा के बंधनों को तोड़कर सभी जातियों को या सभी जातियों के शिष्यों को अपना शिष्य बनाया था। कबीर, रैदास, धन्ना आदि प्रमुख शिष्य थे रामानंद के। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा टीजीटी सामाजिक विज्ञान में 2004 का प्रश्न पत्र, इसमें आपने इतिहास खंड देखा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न जो हैं बहुत कठिन नहीं है। कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न इसमें से कठिन है। आप एक बार में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरी तरह से इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।